पक्षाचे प्रवक्ते क्लाइड क्रास्टो आणि संजय तटकरेजी, नेहमीच आपण मराठीमध्ये पत्रकार परिषद घेतो, पण आज हे व्यापक इश्यू असताना आधी आपण हिंदीमध्ये सगळी ब्रीफिंग करू, त्यानंतर मराठीमध्ये पण तीच माहिती आपल्याला आपण सादर करू. आपल्याला माहीत आहे की या देशामध्ये राजीव गांधीजी पंतप्रधान असताना राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए 23 अगस्त 1985 के दिन एक कानून पारित किया गया जिसे एनडीपीएस एक्ट कहा जाता है और जिसे 16 सितंबर 1985 के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी ने उसको मंजूरी देके इस देश में एनडीपीएस एक्ट को लागू करने का काम किया. इस एक्ट के लागू करने के समय जो इच्छा थी राजीव गांधी जी के मन में कि देश को नशे से मुक्त किया जाए, कानून बनाया गया कि जो नशीले पदार्थ उगाने वाले होंगे या प्रोड्यूस करने वाले होंगे या खरीदी बिक्री करेंगे या ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, वो सभी लोग इस कानून के दायरे में आएंगे. और जिसको लेके नेशनल एजेंसी बनाई गई, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और साथ ही साथ राज्यों को भी अधिकार दिया गया कि इस कानून के तहत वो भी समान कार्रवाई करेंगे, उनको भी अधिकार रहेगा. सेंट्रल एजेंसी बनाई इसलिए गई कि अगर सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को अधिकार दिया जाएगा तो मल्टी स्टेट का जब मामला होगा तो जो भी केसेस होंगे उससे डील करने में कठिनाई होगी. या विदेश से कोई मामला होगा तो राज्यों के पुलिस के पास उतना अधिकार नहीं होगा कि वो मामलों को डील कर पाए. इसलिए राज्यों के साथ साथ केंद्रीय एजेंसी का भी गठन करने का काम किया गया. और 1986 से लेके आज तक 36 सालों से लगभग इस देश में ये एजेंसी काम कर रही है. इस एजेंसी ने राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे रैकेट बस्ट करने का काम किया. इस एजेंसी का कामकाज 36 सालों में कभी भी संदेह के घेरे में नहीं रहा और देश के सभी नागरिक, सभी जागरूक नागरिक, सभी राजनीतिक दल हमेशा इस एजेंसी का सम्मान करते रहे. और नशे की लत, नशे का कारोबार देश से खत्म हो, ये सबकी इच्छा है. महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र गोवा का एक जोनल ऑफिस है जो हमारे इसी बैलेट फेयर के इलाके में है. पिछले लगभग एक साल से सारा मीडिया अपने पत्रकारों को विशेष एनसीबी के लिए डिप्यूट करके रखा हुआ है. सुशांत सिंह की हत्या के बाद जिस तरह से सुशांत सिंह का मामला जो आत्महत्या है, हत्या कहकर बिहार में एफआईआर दर्ज किया गया, जुरिडिक्शन के बाहर एफआईआर दर्ज हुआ,
बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि सुशांत सिंह आत्महत्या का मामला जो वो सो कॉल्ड हत्या कर रहे थे उसे सीबीआई को सुपुर्द करने का काम किया गया। और उसके बाद खबरें आने लगी कि ड्रग के कारण उनकी हत्या की गई। उसी समय से जो जोनल ऑफिस है ये लाइमलाइट में आ गया, खबरें प्लांट की गई, फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का प्रयास किया गया और लगातार एक के बाद एक फिल्म वालों को सम्मान दे के बुलाया जाता। पहले कैमरा सारे सेट किए जाते और सारी खबरें लगातार बॉलीवुड को लेके चलते रहती और एक परसेप्शन बनाया गया कि पूरा बॉलीवुड जो देश की फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, ये नेक्सस हो गया है बॉलीवुड पूरे ड्रग रैकेट का। और उसी श्रृंखला में 3 तारीख की शाम में हम लोगों ने टेलीविज़न पे खबरें देखी कि एक क्रूज लाइनर जो पहली बार भारत में शुरू हुआ, बीच पानी में उस पे एनसीबी ने रेड कर दी। ये जो खबरें दिखाई गई उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। फिर गॉसिप शुरू हो गया कि एक मेगा स्टार के लड़के को डिटेन किया गया है। सारे चैनलों पे ये खबरें चल रही थी और उसी समय देश की एक एजेंसी है ANI, उन्होंने भी अपने फीड के जरिए कुछ वीडियोज रिलीज करने का काम किया जिसमें जिन लोगों को डिटेन किया गया था उनको एनसीबी कार्यालय में ले जाते हुए वीडियो रिलीज किया गया। उससे पहले एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें जोनल डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। मैं सबसे पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस में ले जाया जा रहा है। आप लोग देखें, फिर उसकी मैं डिटेल आपको दूंगा। जो हेयरलेस आदमी है उसको लेके जा रहा है, उसको उसकी वीडियो जरा प्ले करिए, आप दिखाइए। लाइट बंद करो। ऑफिस ये एनआई की फीड है। वीडियो चलाई, वीडियो। जरा हटो, हट जाओ, बैठो। वापस से रिवाइंड करो और प्ले करो। छोटा है फीड, इसका मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए पूरी फीड आपको दे दूंगा। फिर यही व्यक्ति एक सेल्फी के साथ फोटो वायरल हुआ, जो आर्यन खान के साथ जिसका फोटो है ये वायरल हो गया। फिर ANI ने दिल्ली के एनसीबी के अधिकारियों के हवाले से एक खबर जारी की कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है, इसका एनसीबी से कोई संबंध नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये व्यक्ति कौन है। अगर ये एनसीबी का अधिकारी नहीं तो इस व्यक्ति को, एक व्यक्ति जिस पे आरोप है कि वो ड्रग
इस्तेमाल करता है या उसके पोजीशन में ड्रग मिला तथाकथित, उसे वो घसीटते हुए, लाइट चालू करो, घसीटते हुए एनसीबी कार्यालय में कैसे ले जा रहा था, ये एनसीबी को बताना पड़ेगा कि इसका और एनसीबी का क्या कनेक्शन है। दूसरा एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो दूसरा एक आरोपी है अरबाज सेठ मर्चेंट, उसे भी एनआई ने फीड रिलीज की, जिसको एक व्यक्ति पकड़ के एनसीबी कार्यालय में ले जा रहा है। शुरू से लगा, शुरू से। ये आदमी को देखिए जो लाल शर्ट पहना हुआ, फिर बताऊंगा। जो मरून शर्ट वाला है, मैं इसको दे देता हूं, आपको देख लेना आप लोग। दोनों फीड ये एनआईए एजेंसी ने जारी करने का काम किया है। पहले वाले से एनसीबी ने कहा कि हमारा कोई ये अधिकारी नहीं है। पहले वाले का नाम है केपी गोसावी। जो दूसरा वाला व्यक्ति है जो अरबाज को ले जा रहा है, उसका नाम है मनीष भानुशाली। ये भी एनसीबी का अधिकारी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है। इसकी प्रोफाइल पे जो जो फोटो है लोगों को दिखाने का काम करो। मनीष भानुशाली का, मनीष भानुशाली और फोटो नेक्स्ट राष्ट्रीय है, मुंबई का है, ये बीजेपी बताएगी। उपाध्यक्ष लिखा हुआ है उसके प्रोफाइल पे। इन महाशय के फोटो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो गुजरात के कई मंत्रियों के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो आशीष शेलार के साथ है, नड्डा साहब के साथ है, केंद्रीय मंत्री रेल राज्य मंत्री के साथ है। एनसीबी को बताना पड़ेगा कि मनीष भानुशाली लाइट के और एनसीबी के क्या रिश्ते हैं। दो हाई प्रोफाइल एक्यूज, एनसीबी ने दावा किया कि क्रूज पे हमने छापा मारा, 3 दिन तक प्लानिंग चलती रही, 26 अधिकारियों के जरिए रेड की गई और जोनल ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। उनकी भी बाइट है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। बाद में खबर आई कि 8 ही आदमी थे। एक अफसर जो पूरी तरह से रेड को मॉनिटर कर रहा है, वेग स्टेटमेंट करता है कि 8 से 10 लोग थे। या तो 10 लोग रहे होंगे, 2 लोगों को छोड़ा गया, या 8 ही लोग थे, किसी और 2 लोगों को फ्रेम करने की साजिश एनसीबी ने की थी, ये स्पष्ट हो रहा है। और कुछ चीजें हैं, पहले वो बता देता हूं, फिर चीजों को फिर विस्तार से एक्सप्लेन करता हूं। जब ये सारा मामला शनिवार रविवार को टेलीविजन पे चल रहा था, रविवार को 8:30 बजे एनसीबी ने कुछ फोटोग्राफ और एक वीडियो रिलीज किया है क्राइम रिपोर्टर्स को। यह है वो फोटो। ये सारे फोटो कई चैनल पे चलाए गए। क्लेम किया गया कि इसमें चरस है, क्लेम किया गया कि इसमें कोकीन है, और फोटो क्लेम किया गया कि इसमें कोई केमिकल की टेबलेट्स है, और ये हमने सीज किया है। किसी भी रेड में
सीजर करते समय उसका एक प्रोसीजर है, एनडीपीएस एक्ट में भी प्रोसीजर है। खबरें प्लांट की गई कि क्रूज से हमने पकड़ा है, लोगों के पास से हमने ये बरामद किया है। ये कोई भी मामला जो सैंपल के फोटो जारी किए गए, ये दिल्ली के एनसीपी से लोगों को जारी किया गया है। ये फ़ोटो किसी क्रूज़ के नहीं है, ये फ़ोटो किसी क्रूज़ टर्मिनल के नहीं है, ये फ़ोटो जोनल डायरेक्टर के केबिन के अंदर के फ़ोटो हैं। उसकी भी एक छोटी वीडियो आपको दिखाता हूँ। वीडियो चला, वीडियो। किसी भी सीजर का एक प्रोसीजर है कि जहाँ पे छापेमारी हो, लाइट चालू करो, छापेमारी हो, वहाँ पे पंचनामा बनाया जाए, जो भी सीज मटेरियल है उसे सील किया जाए, सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाए, और ज़रूरत पड़े अगर सैम्पलिंग को भेजना है तो ये मैजिस्ट्रेट के सामने परमिशन से खोल के सैम्पलिंग की जाए और मैजिस्ट्रेट के सामने सील किया जाए। ये सारे वीडियो और फोटो ये बताते हैं कि क्रूज पे कोई भी सीजर नहीं हुआ। ये सारे वीडियो फोटो बताते हैं कि ये वीडियो जोनल डायरेक्टर के कार्यालय का है। या तो ये पूरा मामला फर्जी बनाया गया है, पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है, मामला न्यायालय में है। जिनके खिलाफ मामला है वो कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है एनसीबी से कि मिस्टर गोसावी का जोनल डायरेक्टर से क्या रिश्ता है, ये उसको खुलासा करना पड़ेगा। अगर एनसीबी कहती है कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है, तो किस तरह से दो हाई प्रोफाइल एक्यूज को ये हैंडल कर रहे थे। मनीष भानुशाली ये एनसीबी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल जो एक्यूज है उसको कैसे हैंडल कर रहा था। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीबी को अधिकार है कि प्राइवेट लोगों को हायर करके या उनकी मदद से रेड की जाए? अगर है तो किस कानून के तहत, इसका भी खुलासा एनसीबी को करना पड़ेगा। हमारा सीधा आरोप है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए फर्जीवाड़ा रच रही है। और पूरा 3 तारीख का ड्रामा ये फर्जी है। और श्री मनीष भानुशाली, इनका प्रोफाइल अभी उन्होंने लॉक कर दिया है। कल शाम से गोसावी का प्रोफाइल लॉक है, लेकिन मनीष भानुशाली के हमने 2 दिन में उसकी जो मूवमेंट है हमने निकाली है। 21 तारीख के दिन मनीष भानुशाली ये दिल्ली में था, कुछ मंत्रियों के घर पे। 22 तारीख को मंत्रालय में गांधीनगर में ये रहा। 28 तारीख तक गांधीनगर के मंत्रालय में लगातार इसकी बैठकें होती रही। और ये 21-22 तारीख की तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। भानुशाली 21-22 तारीख की तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुंद्रा पोर्ट पे गुजरात में 3,000 करोड़ के 27,000 करोड़ मुझे पता नहीं, लेकिन एक बड़ा अफगानिस्तान से ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा गया। तो मनीष भानुशाली दिल्ली में किससे मिल रहा था? मनीष भानुशाली गुजरात में किन मंत्रियों के साथ बैठा था? 28 तारीख तक मनीष भानुशाली गुजरात के मंत्रालय में क्या कर रहा था? 28 को फिर बम्बई आता है, फिर 1 तारीख के दिन फिर गुजरात में मंत्रालय में जाकर राणा नाम के एक मंत्री है उनके साथ बैठक करता है, और 3 तारीख को छापेमारी में लोगों को गिरफ्तार करता है।
ये सारे सवाल के जवाब हमें लगता है कि एनसीपी को देना पड़ेगा। पूरा एनसीपी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी लोगों को बदनाम करने के लिए, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को छापेमारी करवाने के लिए, जो लोग उनके खिलाफ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने सवाल खड़े किए हैं कि मनीष भानुशाली का गुजरात ड्रग का क्या कनेक्शन है, एनसीबी बताए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनका उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जो मोदी जी के एक्सेस है, जिसे अमित शाह जी का एक्सेस है, जेपी नड्डा का एक्सेस है। और मनीष भानुशाली को कौन सी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ये दोनों लोगों को खुलासा करना पड़ेगा कि एनसीपी का भानुशाली का क्या कनेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी का भानुशाली का क्या कनेक्शन है, और जो भी पिछले 1 साल में मुंबई शहर में बैठकर एनसीपी कर रही है, सारा फर्जीवाड़ा करके लोगों को बदनाम किया जा रहा है। जितने भी मामले बनाए गए, फिल्म वालों को टारगेट करके पब्लिसिटी लूटी गई। लगातार सारा देश का मीडिया अलग अलग लोगों को पूरी तरह से मीडिया ट्रायल करता रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज सवाल जो मैंने उठाए हैं ये देश की जनता के सामने जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का एनसीपी पे क्या प्रभाव है, एनसीपी के लोग प्राइवेट लोगों के जरिए लोगों को गिरफ्तार किस तरह से करा रहे हैं, इसका खुलासा बीजेपी और एनसीपी को करना होगा। और ये शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें एनसीपी को लेके हैं। समय समय पे चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और आप पत्रकारों से भी विनती करता हूँ, खास करके क्राइम रिपोर्टर से, कि कोई अधिकारी फीड कर दे वो सच है ये मानकर आप खबरें ना चलाएं। कुछ तहकीकात आपको भी करनी है कि ये सच कितना है, झूठ कितना है। ये सारा मामला 3 तारीख का फर्जीवाड़ा है। गुजरात ड्रग कनेक्शन से भी कुछ कनेक्शन है। एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। और ये जो सारे एविडेंस है मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए सारी चीज़ें देता हूँ। और गोसावी ये क्लेम करता है कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव है। गोसावी क्लेम करता है कि ये कोलालमपुर में रहता है। अब इतना बड़ा सब इंटरनेशनल कनेक्शन है। हमें लगता है कि दिल्ली के एनसीपी के मुखिया जो सवाल हमने खड़ा किए हैं उसका खुलासा करेंगे। अगर खुलासा नहीं करते हैं तो और सवाल कुछ दिनों में हम उनके सामने रखने का काम करेंगे। सर एक चीज यहाँ पर ये है कि ये भी सवाल उठेगा कि चूंकि आपके दामाद को भी गिरफ्तार किया गया था, इस वजह से जानबूझकर चाहे आप या फिर पार्टी के नाम पर एनसीपी को टारगेट किया जा रहा है। एक चीज और पहले उसका जवाब ले लीजिए, बहुत इंटेलिजेंट सवाल है आपका। 13 जनवरी के दिन 12 जनवरी को रात में हमारे दामाद को एक सम्मन आया। 13 जनवरी को कॉल किया गया, सुबह 10 बजे बुलाया गया था, पौने 10 बजे वो हाजिर हुए और ऐसे सारे कैमरे लगे थे और उस समय भी खबरें प्लांट की गई। मुझसे पूछा गया कि आपका क्या रिएक्शन है। मैंने पहले दिन कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो मेरा दामाद हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई पत्रकार हो, और देश की न्यायपालिका पे मेरा पूरा विश्वास है। आपको जानकारी दे दूं कि 10 दिन पहले न्यायालय ने उसे जमानत दी है। आप लोगों ने खबरें चलाई थी कि मंत्री का दामाद गिरफ्तार हुआ। आपकी जिम्मेदारी थी कि चार्जशीट आप देखते। आरोप लगाया गया था 200 किलो गांजा का, किसी और के पास मिला था। चार्जशीट देखिए उसमें क्या है, और जो बेल की डिबेट हुई है उसके ऑर्डर भी निकालने का प्रयास कीजिए। मैं आज उस पर कोई खुलासा करने के लिए नहीं बैठा हूँ। उस दिन भी मैंने कहा था कि देश की न्यायपालिका पे मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है कि इस फर्जीवाड़े में भी जिन लोगों ने कानून का दुरुपयोग किया है, अगर जो गुनहगार है, चाहे मेरा दामाद होगा, अधिकारी होगा, पत्रकार होगा, सभी लोगों को भारतीय न्याय व्यवस्था में दंडित होने का, उनको कानून के तहत जिम्मेदार हो सकते हैं।
न्यायालयीन लड़ाई है और वो न्यायालयीन लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं और वो सारी चीज़ें आपका भी कर्तव्य बनता है कि चार्जशीट देखें। वन बाय वन मैं एक घंटा बोलूँगा वन बाय जरा आप रुके, वन बाय वन। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या आप मांग करते हैं कि इस मामले में पूरी गंभीरता? अभी देखिए, कार्रवाई हो ऐसी मेरी कोई मांग नहीं। सबसे पहले जिन चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा है कि गोसावी किस तरह से आर्यन को गिरफ्तार करके एनसीबी ऑफिस ले जा रहा था, कौन से अधिकार के तहत इसका खुलासा एनसीबी करे। भानुशाली अरबाज को गिरफ्तार करके ले जा रहा था, कौन से अधिकार के तहत, एनसीबी इसका खुलासा करे। और बीजेपी के नेताओं को क्या एनडीपीएस एक्ट के सारे जो कानून के इम्प्लीमेंट करने के अधिकार है, क्या उन्हें दे दिए गए हैं, इसका खुलासा एनसीबी करे। सवाल है कि पहली बार जब ये रेड हुई उसके बाद कुछ लोगों को डिटेन किया गया, उन्हें एनसीबी ऑफिस में लाया गया, उसके बाद उस शिप को आगे सेल होने दिया गया, फिर दूसरे दिन जब शिप वापस आई तो फिर से एक बार रेड हुई, तो फिर ऐसा क्यों? के सामने जो चेयर रखी है उस पे रख के सारी वीडियो बनाए गए, फोटो बनाए गए, जो कि प्रोसीजर ऑफ सीजर के तहत अगर किसी जगह पे रेड होती है तो वहीं पंचनामा किया जाता है। कोई पंचनामा वहाँ नहीं हुआ, कोई माल नहीं मिला। फ्रेम करने के लिए फर्जीवाड़ा रचने का काम एनसीबी ने किया है। ये दोनों ही नागरिक महाराष्ट्र के हैं, ऐसे में अगर इन्हें फ्रेम किया सच में जा रहा है, बतौर महाराष्ट्र सरकार के आपकी जिम्मेदारी नहीं होती इस मामले की भी जांच का ऑर्डर आप कम से कम करें, ताकि अगर बेगुनाह फंसाया जाए तो उनको साथ इंसाफ। देखिए मिस्टर गोसावी जो है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। गोसावी के ऊपर पूना मिरर की खबर है 2018 में मुकदमा दर्ज है फ्रॉडुलेंस का। गोसावी ने अपने स्टेटस पे वानखेड़े के साथ जो फोटो थी उसे हटा दिया है। रविवार के दिन डिनाइल के बाद बहुत सारे स्टेटस बदले गए हैं। निश्चित रूप से एनसीबी खुलासा नहीं करेगी। तो प्राइवेट लोगों को किस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं, जांच का विषय है। देखते हैं एनसीबी क्या करती है। निश्चित रूप से अगर कोई लोग उगाही करने के लिए प्राइवेट लोग हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार करेंगे, पकड़ के ले जाएंगे, तो किस अधिकार में है एनसीबी बताए। नहीं होगा तो निश्चित रूप से जांच करके जो गुनहगार होगा कार्रवाई होगी। शायद आपको जानकारी हो कि मुंबई पुलिस भी इस रेड के लिए गई थी, लेकिन मुंबई पुलिस क्रूज तक नहीं पहुंच पाई। साहब देखिए, ये सारी मेरी जानकारी नहीं, जरा सुनिए आप। मुंबई पुलिस हो जितनी मदद मांगेगी एनसीबी, 1000 की बटालियन हम भेजने के लिए तैयार है। लेकिन गोसावी और भानुशाली को किस के अधिकार में बुलाया गया, इस सवाल को मैं पूछ रहा हूं। इसका खुलासा हम चाहते हैं। देखिए जितनी मेरी जानकारी है, सबसे मूल बेसिक सवाल है कि भानुशाली और गोसावी किस कैपेसिटी में लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, ये मेरा बेसिक सवाल है। और दूसरा बेसिक सवाल है कि जो सीजर बताया गया वो सारे फोटोग्राफ एनसीबी कार्यालय में उतारे गए कि या प्रोसीजर में सही है। अगर क्रूज पे या टर्मिनस पे सीजर हुआ है तो वहाँ का पंचनामा कहाँ है। ये सारे चीज़ों को हमने सवाल खड़ा किए हैं
इसका खुलासा एनसीबी को करना पड़ेगा। नवाब भाई एक सवाल है मेरा। एक तो ये चीज जो आपने खुलासे किए हैं सिर्फ पर्टिकुलर इस केस को लेकर आपने खुलासे किए और प्रीवियस के जो केस हैं उनको लेकर आपने बताया कि ये फर्क है। मेरा पहला सवाल है कि ये खुलासा करने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या इस चीज का इंतजार किया जा रहा था कि पहले के जो सारे कार्रवाइयां हुई हैं वो फर्जी है? दूसरी अहम बात साहब जरा सुनिए, 3 तारीख के दिन खबरें चली, 4 तारीख के दिन पेशी हुई और कुछ चीज़ों को ढूंढने में कोई हम लोग आईबी, एनआईए, सीबीआई कोई अथॉरिटी नहीं है। कुछ लोगों ने जब डिनाइल हुआ ये गोसावी एनसीबी का अधिकारी नहीं, तो हमारे कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जुटाई और जुटाने के बाद आज 6 तारीख है, 2 दिन में हमने खुलासा किया। खुलासा 4 साल के बाद भी हो सकता है। सवाल इम्पॉर्टेंट है, 2 दिन बाद क्यों किया, जानकारी मिलेगी तब हम खुलासा कर